तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास एक मोटिवेशनल पंक्ति के साथ शुरू करते हैं। आज बादलों ने साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं पर बारिश की। आज बादलों ने साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं पर बारिश की। फलों को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर अपनी आसियान बनाने की। तो चलिए दोस्तों, आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का 5वां क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी को बताएंगे कि प्रतिरोधकता क्या होता है। और दोस्तों इसके आगे ये भी जानेंगे यानी ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अभी फिलहाल प्रतिरोधकता पर काम करेंगे। प्रतिरोधकता क्या है चलिए आपको हम बताने चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आराम से कलम और कॉपी लेकर बैठ जाइए और देखते रहिए, एकदम आपको काफी मजा से वीडियो समझ में आने वाला है। तो लिखेंगे किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध, देखेंगे दोस्तों, किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध जिसको हम R से लिखते हैं। किससे लिखेंगे? R से। यानी किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध उसकी लंबाई, और दोस्तों आपको मालूम होनी चाहिए कि जो लंबाई होता है, लंबाई को हम L से लिखते हैं, उसकी लंबाई की समानुपाती, उसकी लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसको हम A से लिखते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होता है, की व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अब चलिए दोस्तों इसको समझाते हैं। यहां पर कहता है कि किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध जिसको हम R से लिखते हैं उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, यानी I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L। यानी दोस्तों इसका अर्थ यह होता है कि तार की लंबाई जितनी अधिक होगी, देखिए तार की लंबाई जितनी अधिक होगी प्रतिरोध उतना ही अधिक होता है। तो दोस्तों इसको समीकरण मान लेंगे एक। दूसरा कहता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/A होगा, चूंकि व्युत्क्रमानुपाती कहता है, और इसके लिए समीकरण मान लेंगे 2। और दोस्तों इसको अब समझेंगे, यानी तार जितना मोटा होगा, देखेंगे तार जितना मोटा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा, और तार जितना पतला होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। तो दोस्तों इसका अर्थ यह होता है। अब जब दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, यानी जब दोनों समीकरण को जोड़ते हैं तो दोस्तों आपको जानते हैं क्या मिलेगा, यानी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A मिलेगा। अब देखिए बीच में समानुपाती का चिन्ह है, अब यहां से इसको हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, तो R बराबर रो इंटू L/A हो जाएगा। और यहां पर जो कांस्टेंट आपको रो आया, इसी रो को हम क्या कहते हैं, यानी प्रतिरोधक पदार्थ का प्रतिरोधकता कहते हैं। लिख सकते हैं कि क्या है, प्रतिरोधक पदार्थ के प्रतिरोधकता है। तो दोस्तों आइए, प्रतिरोधक पदार्थ का प्रतिरोधकता है, और जो प्रतिरोधकता होता है प्रतिरोधक पदार्थ के क्या होता है, एक गुण होता है। तो चलिए दोस्तों, अब यहां से हमारे पास प्रतिरोधकता के फॉर्मूला निकाला जा सकता है, यहां से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर रो बराबर जानते हैं क्या होगा, ए गुना में है तो बराबर की इधर आएगा, भाग में आ जाएगा। तो दोस्तों यहां से आपको देखने को मिलेगा कि R इंटू A/L मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि जो आपको दिखाई दे रहा है इसी का नाम क्या है जी, प्रतिरोधकता है। क्या है नाम? प्रतिरोधकता है। और जब आप पुराने किताब को पढ़ेंगे, फिजिक्स की पुरानी किताब को स्टडी करना शुरू करेंगे, तो यहां पर पुराने किताब में इसका नाम दिया है विशिष्ट प्रतिरोध भी, इसे विशिष्ट प्रतिरोध के भी नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम निकालेंगे कि प्रतिरोधकता का ई सही मात्रक क्या होता है।
चूंकि दोस्तों प्रतिरोधकता का ए सही मात्रक एग्जाम में पूछता है तो जानना बिल्कुल जरूरी है। तो अब यहां पर निकालेंगे प्रतिरोधकता, देखेंगे दोस्तों आराम से प्रतिरोधकता का ए सही मात्रक, एसआई मात्रक। तो दोस्तों आर क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है जी, इनटू क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर अब बटा लंबाई, तो लेंथ को किस में मापते हैं? एसआई यूनिट में। तो दोस्तों इसको मीटर में मापते हैं। अब देख सकते हैं कि मीटर है और यहां पर मीटर स्क्वायर है, तो मीटर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, 1 मीटर बनेगा। तो दोस्तों यहां पर होगा ओम मीटर। तो दोस्तों यहां पर लिख सकते हैं, अतः लिखेंगे प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है जी? ओम मीटर होता है। क्या होता है जी? ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रतिरोधकता क्या होता है, यानी प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, और दोस्तों आर प्रोपोर्शनल एल का अर्थ क्या होता है, और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/a का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों मैंने बताया कि तार की लंबाई जितनी अधिक होगी प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, तार जितना ही मोटा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा, और तार जितना ही पतला होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये बातें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम आपको बताएंगे प्रतिरोधकता के ताप यानी पर निर्भरता। तो आइए दोस्तों अब आगे इसके टॉपिक के बारे में समझते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम जानेंगे प्रतिरोधकता के ताप पर निर्भरता। दोस्तों यहां से एक आपको समीकरण मिलेगा, और दोस्तों यहां पर प्रतिरोधकता के ताप पर निर्भरता का अर्थ जानते हैं क्या होता है? यानी धातु के ताप बढ़ने पर, धातु के ताप बढ़ने पर, धातु के ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता का मान, प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है, प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है। दोस्तों एक कॉम्पिटिटिव में भी कई बार एग्जाम में ए ऑब्जेक्टिव दे चुका है कि धातु के ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता का मान क्या होता है जी? बढ़ता है, और धातु के ताप घटने पर तो प्रतिरोधकता का मान क्या होगा? घटेगा। और इसको समझने के लिए एक समीकरण आता है जिसको लिखते हैं रो थीटा बराबर रो नट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू थीटा, अल्फा इंटू थीटा। तो दोस्तों ये होता है, अब यहां से देख सकते हैं कि जो यहां पर रो थीटा रो नट है, तो दोस्तों ए थीटा डिग्री सेल्सियस और ए 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता है, और यहां पर जो यानी अल्फा है, यहां पर जो अल्फा एक नियतांक है, अल्फा एक नियतांक है जिसे यानी प्रतिरोधकता, जिसे प्रतिरोधकता ताप यानी प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं, गुणांक कहते हैं, गुणांक कहते हैं। और दोस्तों इसका ए सही मात्रक पूछता है पेपर में कि प्रतिरोधकता ताप गुणांक का ए सही मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों याद रखना केल्विन इनवर्स, यानी केल्विन इनवर्स होता है। दोस्तों यही रहा आंसर, के इनवर्स होगा। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं प्रतिरोधकता के आधार पर। आज हम आपको बताएंगे कि कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होगा, इंसुलेटर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों आज के टॉपिक में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप आराम से देखते रहिए और सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो यहां से मिटकाते हैं और हम प्रतिरोधकता के आधार पर बताएंगे कि चालक क्या होता है, विद्युत रोधी क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है। तो आइए दोस्तों यहां पर देखते हैं चालक, जिसको अंग्रेजी में कंडक्टर कहते हैं जी, जिसको अंग्रेजी में कंडक्टर कहते हैं। दोस्तों कंडक्टर क्या होता है?
प्रतिरोधकता के आधार पर आपको कंडक्टर की परिभाषा बतानी हो तो दोस्तों बोल सकते हैं ऐसे पदार्थ, देखेंगे ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, चालक कहे जाते हैं। चालक कहे जाते हैं। दोस्तों देखिए सिंपल सी परिभाषा है कि चालक के अगर प्रतिरोधकता के आधार पर आपको कंडक्टर को परिभाषित करनी है तो आप बता सकते हैं ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है तो दोस्तों उससे क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। और चालक की प्रतिरोधकता यहां से लिख सकते हैं कि जो चालक की प्रतिरोधकता होती है, चालक की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, चालक की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। तो दोस्तों इस बात को याद रखिएगा कि चालक की प्रतिरोधकता क्या होती है जी, बहुत कम होती है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं तो आपके दिमाग पर आनी चाहिए कि चालक की प्रतिरोधकता क्या होती है, बहुत कम होती है। दोस्तों 2 नंबर में पढ़ेंगे विद्युत रोधी, जिसको अंग्रेजी में इंसुलेटर कहते हैं। दोस्तों विद्युत रोधी क्या होता है, दोस्तों इसी पर डिफाइन करेंगे, इसी पर। अब देखिए कैसे करेंगे। ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, यहां पर लिखे हैं तो दोस्तों यहीं पर चेंज करना है, यानी ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, यहां पर लिखेंगे अधिक, कम की जगह अधिक कर देंगे, अधिक होती है, यानी विद्युत रोधी कहे जाते हैं। तो दोस्तों यहां पर लिख सकते हैं ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होती है, लिखेंगे बहुत अधिक होती है, विद्युत रोधी कहे जाते हैं, विद्युत रोधी कहे जाते हैं। अब दोस्तों यहां पर देखिए, ये आपको याद हो गया होगा कि ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, यहां पर देखिए यानी इंसुलेटर के लिए प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, विद्युत रोधी कहे जाते हैं। यानी जो आपका विद्युत रोधी पदार्थ होता है, विद्युत रोधी पदार्थ, अब देखिए कौन कौन सी विद्युत रोधी पदार्थ होता है जी, रबर होता है, चीनी मिट्टी होता है, इत्यादि बहुत सारे होते हैं। इनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होती है, लिखेंगे बहुत अधिक होती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको 2 ऑब्जेक्टिव यहीं से क्लियर हो गया कि चालक की प्रतिरोधकता क्या होगा, तो बहुत कम होगा, और विद्युत रोधी की प्रतिरोधकता क्या होगा जी, बहुत अधिक होता है। चलिए 3 नंबर जानेंगे अर्धचालक, जिसको अंग्रेजी में सेमीकंडक्टर कहते हैं, तो दोस्तों प्रतिरोधकता के आधार पर सेमीकंडक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे। तो दोस्तों इसकी जो प्रतिरोधकता होती है चालक और विद्युत रोधी पदार्थों के बीच होती है। तो ये सिंपल सी परिभाषा है कि आप लिख सकते हैं कि जो अर्धचालक, यहां पर लिख सकते हैं डायरेक्ट, या लिख सकते हैं ऐसे भी भाषा जैसे लिखे हैं, लिखेंगे ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता चालक तथा विद्युत रोधी
चालक तथा विद्युतरोधी पदार्थों लिखेंगे, पदार्थों के प्रतिरोधकताओं के बीच होता है। यानी ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता चालक एवं विद्युतरोधी पदार्थों के प्रतिरोधकताओं के बीच होता है, होती है लिखेंगे, के बीच होती है, अर्धचालक कहे जाते हैं। यानी अर्धचालक कहे जाते हैं। दोस्तों अर्धचालक कहे जाते हैं। जैसे आपने इसका एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे तो दोस्तों जर्मेनियम सिलिकॉन दो इसका सामान्य उदाहरण है। तो दोस्तों एक क्या है जी, अर्धचालक है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर आपको प्रतिरोधकता के आधार पर आप आराम से बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके आगे हम अब शुरू करने जा रहे हैं जो टॉपिक बिल्कुल पढ़ना जरूरी है, पेपर के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों यहां से मिटा देते हैं और हम अभी आपको बताएंगे प्रतिरोधकों का समूहन। तो दोस्तों तैयार हो जाइए समझने के लिए, क्योंकि दोस्तों उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल फिगर द्वारा हम आपको बताएंगे, तो देखना बिल्कुल जरूरी है। और चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं प्रतिरोधकों का समायोजन। तो चलिए दोस्तों दो प्रकार से ज्ञात करते हैं, श्रेणी क्रम समूहन, श्रेणी क्रम संयोजन लिख सकते हैं, और दूसरा क्या होता है जी, समानांतर क्रम संयोजन या समूहन। समानांतर क्रम संयोजन लिखें तो लिख सकते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, समानांतर क्रम संयोजन यानी सीरीज, यानी ग्रुपिंग ऑफ सीरीज, और दूसरा क्या जी, ग्रुपिंग ऑफ पैरेलल। अब चलिए दोस्तों अब आज हम आपको बताएंगे प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम समूहन का व्यंजक क्या होता है। एक नंबर दोस्तों पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ सीरीज। दोस्तों व्यंजक को समझने के लिए इसमें आपको बहुत सारी बातें समझना बिल्कुल जरूरी है। जो प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन होता है इसमें धारा का विभाजन नहीं होता है, ये बात आपके दिमाग में रखना होगा। जबकि समानांतर क्रम यानी समानांतर क्रम संयोजन में धारा का विभाजन होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों यानी यहां पर हम क्या करते हैं, तीन रेजिस्टर को लेते हैं, तीन प्रतिरोध के प्रतिरोधक को लेते हैं यहां पर। चलिए यहां पर पॉइंट ए ले लिए, यहां पर पॉइंट बी, यहां पर पॉइंट बी हो गया, यहां पर सी, और यहां पर ले लिए डी। और दोस्तों ए प्रतिरोधक के प्रतिरोध को R1 से, ए प्रतिरोध R1 हो गया, यहां पर जो प्रतिरोध हो गया R2, और यहां पर जो प्रतिरोध हो गया R3 हो गया। यानी दोस्तों ए प्रतिरोध के प्रतिरोधक है। और इसको हमने जानते हैं दोस्तों क्या किए, इसको मैंने सेल से जोड़ रखे, इसको हमने यहां पर सेल से जोड़ दिए प्लस माइनस। तो दोस्तों करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, सेल से जोड़ दिया। चलिए इसको मैंने सेल से जोड़ दिए हैं। और दोस्तों यहां पर देखिएगा
लिखेंगे हमने तीन प्रतिरोध के प्रतिरोधक R1, R2 तथा R3 को श्रेणी क्रम में संयोजित किए हैं तथा जिनमें समान धारा I प्रवाहित हो रही है। तो चलिए दोस्तों, यहां पर हम क्या लिखे, फिगर से मिलाएंगे। हमने तीन प्रतिरोध के प्रतिरोधक R1, R2 तथा R3 को श्रेणी क्रम में संयोजित किए हैं तथा जिनमें समान धारा I प्रवाहित हो रहा है। तो दोस्तों यानी यहां पर देखिएगा कि R1 की सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा ये अलग अलग होगा। चलिए यहां पर R1 के सिरों के बीच का विभवांतर V1 होगा, यानी R2 के सिरों के बीच का विभवांतर यानी V2 होगा, और R3 के सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा जी, यानी V3 होगा। चलिए अब दोस्तों आपको मालूम होनी चाहिए कि जो ओम्स का लॉ है, ओम्स का लॉ क्या होता है जी, आपको बता रखे हैं V बराबर I इंटू R। तो दोस्तों यहां पर V1 बराबर क्या होगा, देखिए यानी समान धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब दोस्तों धारा तो यही रहेगा I इंटू ये क्या हो जाएगा R1। V2 के लिए क्या हो जाएगा, तो दोस्तों लिखेंगे इसके लिए I इंटू R2। चूंकि समान धारा प्रवाहित हो रहा है श्रेणी क्रम, यानी आपको बताया कि प्रतिरोधक के श्रेणी क्रम में धारा का विभाजन नहीं होता है। तो दोस्तों यहां पर V3 के लिए क्या होगा जी, I इंटू R3। तो दोस्तों अब यहां पर आप देख सकते हैं, ये लिख सकते हैं R1 की सिरों के बीच विभवांतर, R1 के सिरों के बीच विभवांतर जिसको हम VA माइनस VB लिख सकते हैं या इसको V1 लिख सकते हैं। तो दोस्तों V1 बराबर आपको क्या मिलेगा, I इंटू R1। R2 के सिरों के बीच विभवांतर तो क्या होगा, VB माइनस VC, जिसको यहां पर हम V2 लिखेंगे। और दोस्तों यहां पर एक काम करते हैं, यहां पर छोटा ABC दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर ले रहे हैं यही इसलिए। तो दोस्तों यहां पर क्या होगा, I इंटू R2, यानी R3 की सिरों के बीच का विभवांतर तो VC माइनस VD बराबर जिसको V3 लिखेंगे, और V3 बराबर देखिए यहां पर क्या लिख सकते हैं जी, I इंटू R3। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और दोस्तों A और D के बीच जो विभवांतर होगा निकालेंगे तो टोटल को जोड़ना होगा। तो दोस्तों यहां पर आपको मिलेगा VA माइनस VD बराबर सबको जोड़ देंगे। तो दोस्तों यहां पर इसके लिए V1 प्लस V2 प्लस V3 कर देंगे। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर एक क्या होगा जी, V हो जाएगा, मान लेते हैं इसको, तो V1 प्लस V2 प्लस V3। तो दोस्तों यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिए V जो है तो V बराबर I इंटू R, और R संयोजन का प्रतिरोध माने तो दोस्तों यहां पर V इंटू यानी I इंटू R मिलेगा, क्या होगा जी, I इंटू R। और V1 तो दोस्तों यहां पर V1 बराबर क्या है जी, I इंटू R1 प्लस V2 क्या है जी, V2 बराबर I इंटू R2 प्लस V3 क्या है जी, I इंटू R3। अब यहां से देख सकते हैं कि यहां पर I इंटू R बराबर, यानी सबसे हम क्या कॉमन कर सकते हैं, तो दोस्तों I को कॉमन कर सकते हैं। तो यहां पर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो दोस्तों I से I मर गया, तो दोस्तों बचेगा R।
तो R बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो दोस्तों इस सीरीज कॉम्बिनेशन का निकाले तो यहां पर RS दे सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखिए आपको व्यंजक मिल गया, जो मुझे लगता है कि आप एक बार देख लेना अच्छे तरीके से, और आप देख लिए आप और आराम से इसको कर सकते हैं। और एक बात याद रखना कि प्रतिरोधकों को, यानी प्रतिरोधकों की जो श्रेणी क्रम संबंध होता है उसमें धारा का विभाजन नहीं होता है। इस बात को याद रखिएगा तो व्यंजक अपने आप बनेगा और न्यूमेरिकल भी आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करने चल रहे हैं समानांतर क्रम संयोजन के बारे में बताएंगे। इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आराम से उतार लीजिएगा। तो आइए दोस्तों अब हम बताएंगे समानांतर क्रम समूहन, यानी अब 2 नंबर वाला पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ पैरेलल। तो चलिए दोस्तों यहां पर अब क्या करेंगे, हमने 3 देखेंगे आराम से, और इसके सिरे को हमने क्या करेंगे, सेल या बैटरी से जोड़ देंगे, प्लस माइनस। यहां पर ले लिए A और यहां पर ले लिए B। और दोस्तों A प्रतिरोध R1, A R2 और A क्या होगा R3। यहां से जो करंट होगा I यहां पर आएगा A पर, तो A क्या हो जाएगा, A जो करंट I है A क्या होगा, बट जाएगा, यानी A I1 इधर करंट बट जाएगा, A I1 हो गया, A I2 हो गया और A I3 हो गया, और ये दूसरे छोर B पर आकर मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, अगर इसको लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे, हमने 3 प्रतिरोध के प्रतिरोधक R1, R2 तथा R3 को समानांतर क्रम में संयोजित किए हैं। मुख्य धारा I सिरे A पर क्रमशः I1, I2 एवं I3 में विभक्त हो जाता है, और पुनः सिरे B पर मिलता है। यहां पर लिखे मिलते हैं। तो दोस्तों आपको मालूम होनी चाहिए कि ये क्या होगा जी, ए भी ए माइनस भी भी, इसके लिए भी वही होगा, इस रेसिस्टर के लिए भी वही होगा, इसके लिए भी वही होगा। तो दोस्तों यहां पर आपका जो I बराबर, यहां पर लिखेंगे ओम के नियम से जो आपको I बराबर मिलेगा, तो V बटा R होता है, तो VA माइनस VB बटा R मिलेगा। अब I1 निकालें तो दोस्तों I1 बराबर क्या होगा, यही होगा VA माइनस VB बटा R1। I2 निकाले तो क्या होगा जी, VA माइनस VB बटा R2। I3 निकाले तो VA माइनस VB बटा क्या होगा जी, R3। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं, इसके आगे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आने वाला है। तो दोस्तों यहां पर कुल धारा I निकाल लेंगे तो क्या होगा जी, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो दोस्तों आप I पहले इधर रख सकते हैं, उसके बाद इसको तुल इसके बराबर रख लेंगे, या साथ में रख लेते हैं, सॉल्व कर देते हैं, या इसको I1।
तो I1 के लिए क्या होगा जी, VA माइनस VB बटा R1, इधर I बराबर प्लस I2 के लिए VA माइनस VB बटा R2 प्लस इसके लिए VA माइनस VB बटा क्या होगा R3। तो देखा जाए दोस्तों, यानी I बराबर, यानी मुख्य धारा I बराबर तो क्या आपको मिलेगा, VA माइनस VB बटा R, यहां पर ये ना रखेंगे, VA माइनस VB बटा R बराबर RP ले सकते हैं, हम सीरीज के लिए निकाल रहे हैं, यहां पर अभी R रखेंगे, बाद में लिख देंगे। कॉमन VA माइनस VB कॉमन, तो 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस क्या होगा 1 बटा R3। तो दोस्तों ए से कैंसिल, ऊपर 1, तो दोस्तों क्या मिला 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। तो दोस्तों इस समानांतर क्रम समूहन का और तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला निकल गया। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। सीरीज के लिए आपको क्या मिला, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और समानांतर क्रम के लिए क्या मिला, तुल्य प्रतिरोध, तो RP बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आज का पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करिए। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।